नाम की तो कोई चीज रही नहीं। और ये स्थिति इसलिए बनी है कि मुख्यमंत्री और अधिकारी सिर्फ सरकार बचाने में लगे। मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे हैं और सरकार के अधिकारी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सरकार को किस प्रकार से जो है हिफाजत उसको दे सके, यानी कि उसको सुरक्षित कैसे कर सके। मर्डर हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हाल ही में सुंदरनगर में मुझे मालूम पड़ा कि कस्टोडियन डेथ हुई है, बता रहे हैं, एक व्यक्ति की। लेकिन जो भी आरोपी अगर जेल के अंदर है तो उसकी मृत्यु, उसके अंदर वो आत्महत्या कर ले वहां पर, तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह होता है कानून व्यवस्था पर। और ठीक मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा कि ये परिस्थिति ठीक उसी तरह की बन गई थी जिस प्रकार से गुड़िया कांड जैसी घटना हुई थी। और कस्टडी में ही एक जो है मुजरिम, जिसको माना गया था, मुजरिम माना नहीं गया था लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया था फिलहाल, तो उस वक्त पूछताछ में उसकी जो है वो उसका मर्डर हो जाता है। ऐसे हालात पैदा हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। और दिन दिहाड़े लूटमार की घटनाएं, दिन दिहाड़े इस प्रकार की घटनाएं, जो खासतौर से अभी एक पुलिस कांस्टेबल का एक मामला आया है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अधिकारियों का दबाव इस कदर का था कि जो एक बहुत साधारण मामला था उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में 307 में कन्वर्ट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव था। और जो करना संभव नहीं था कानूनी तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी, और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, पुलिस कर्मचारी होने के नाते भी ये उचित नहीं था। इसलिए मैंने इसके लिए मना किया, लेकिन लगातार दबाव डाला गया। और अब हैरानी की बात है कि वो कर्मचारी, वो कांस्टेबल जो है, पिछले दिनों से गायब है। उनकी पत्नी गुहार कर रही है, मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह कर रही है कि मेरे पति को सुरक्षित मेरे पास भेजिए, परिवार के पास भेजिए, लेकिन मुख्यमंत्री उस पर जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझ पा रहे। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की बनी हुई है। और मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, अभी हम देख रहे थे वहां कांगड़ा में मर्डर हो जाता है, एक लेडी की घर जाते हुए रास्ते में हत्या हो जाती है, उसका गला काट दिया जाता है पालमपुर के करीब। और इसके अलावा एक लड़की को वहां पर बस स्टैंड के पास, वहां पर पालमपुर में, उस पर दराट से हमला होता है और हमलावर जो है वहां पर उसको लहूलुहान कर देता है। लेकिन उस सारे मामलों, जिंदगी और मौत के बीच में अभी तक भी जूझ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीजों को लेकर के सरकार को कोई बहुत गंभीरता उसमें दिखी नहीं। तो इसलिए कानून व्यवस्था की बात अगर मैं कहूँ तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो है वो बिखरी हुई है। और सारी चीजें इस प्रकार की बनी हुई हिमाचल प्रदेश में, सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए और कुर्सी को बचाने के लिए लगी। ठीक लोकसभा के चुनाव से एक दिन पहले त्यागपत्र स्वीकार किए गए और अब उपचुनाव हो रहे हैं और उस उपचुनाव की परिस्थिति हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों विधानसभा क्षेत्र से जो निर्दलीय विधायक रहे, जिन्होंने राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, उनको कैंडिडेट घोषित किया है। और हम चुनाव में जा रहे हैं और तीनों सीटों पर विजय हासिल करेंगे, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे लगता है कि हमको आगे बढ़ना है और प्रदेश सारी चीज को बारीकी से देखे। अगर हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति इस प्रकार की है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में अभी पानी का संकट पैदा होता है, तो अपना पक्ष रखना चाहिए, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट किसी एग्रीमेंट में एंटर करती है तो एग्रीमेंट के मुताबिक हमको काम करना पड़ता है। देखिए, मैं देख रहा था पिछले कल जगत सिंह नेगी जी बोल रहे थे, बहुत ज्यादा बोल रहे थे। हमने तो जजमेंट का जिक्र, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट का जिक्र नहीं किया। हमने तो जिक्र एक बात का किया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सीपीएस के मामले में पहले आई है, हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी आई है। अगर उस पर हम गौर करें तो निश्चित रूप से ये सीपीएस जो 6 नियुक्त किए हैं, ये गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से किए गए। और ऐसी सूरत में इनका जाना तय है, हम उस आधार पर बोल रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
कोर्ट के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन कभी भी हमने इस बात को लेकर नहीं कहा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पर अगर हम जिक्र करें, उसका जिक्र करें, तो जाना तय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी, क्योंकि इस सारे मामले को लेकर के बहुत लंबा अरसा हो गया है, अब क्योंकि जो जजमेंट रिजर्व है, हियरिंग दोनों तरफ से हो चुकी है सारी तथ्यों की, तो जजमेंट की उम्मीद कर रहे हैं हम। बहुत जल्दी जजमेंट जब आएगी तभी उस पर बात करेंगे। सर, जो दिल्ली का पिछले लगभग 6 महीने से ज्यादा समय से जो एक राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल खड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, सरकार की वजह से, सरकार के काम करने के तौर तरीके की वजह से, उसके परिणाम स्वरूप 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हो गए। और जो 3 विधायकों ने, जिन्होंने सरकार से नाराज होकर के, और नाराजगी की बात यह कि जिस प्रकार से उनके क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया, उनकी बातों को सुना नहीं गया, माना नहीं गया, और उसके साथ साथ में जब राज्यसभा के सीट के चुनाव के लिए उन्होंने स्वतंत्र होकर के वोट डालने के लिए कदम उठाया, जिस पर सरकार ने बहुत बड़ा ऐतराज किया, मुख्यमंत्री ने और उनके सब मंत्रियों ने, और उनके परिवार के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है वो कई तरह के जो मामले दर्ज करने की दिशा में कदम बढ़ाए। और ऐसे में बहुत सारी चीजें इस प्रकार से हो गई। निर्दलीय विधायकों ने बहुत विचार करने के बाद एक फैसला लिया कि अगर ये प्रताड़ना का दौर इसी प्रकार से चलता रहेगा, सरकार को समर्थन देने के लिए हम पर दबाव बनाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो हम नहीं झेल पाएंगे। हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते स्वतंत्र होकर के अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दबाव में ये संभव नहीं हो पाया है। और इस सूरत में उन्होंने कहा कि हम विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देते हैं, जिस त्यागपत्र को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर दबाव डाल करके 3 महीने से भी ज्यादा का समय लगाया। अगर यही त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने समय पर स्वीकार कर लिए होते, तो ये उपचुनाव की अलग से नौबत नहीं आती। ये उपचुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होते और हिमाचल प्रदेश के करोड़ों रुपए के, हिमाचल प्रदेश और चुनाव आयोग के माध्यम से जो खर्च होना है, करोड़ों रुपए की उसमें बचत होती है। मैं पहले भी इस बात को बड़ा स्पष्ट कर चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज रही नहीं, और ये स्थिति इसलिए बनी है कि मुख्यमंत्री और अधिकारी सिर्फ सरकार बचाने में लगे। मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे हैं और सरकार के अधिकारी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सरकार को किस प्रकार से जो है हिफाजत उसको दे सके, यानी कि उसको सुरक्षित कैसे कर सके। मर्डर हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हाल ही में सुंदरनगर में मुझे मालूम पड़ा कि कस्टोडियन डेथ हुई है, बता रहे हैं, एक व्यक्ति की। लेकिन जो भी आरोपी अगर जेल के अंदर है तो उसकी मृत्यु, उसके अंदर वो आत्महत्या कर ले वहां पर, तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह होता है कानून व्यवस्था पर। और ठीक मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा कि ये परिस्थिति ठीक उसी तरह की बन गई थी जिस प्रकार से गुड़िया कांड जैसी घटना हुई थी, और कस्टडी में ही एक जो है मुजरिम, जिसको माना गया था, मुजरिम माना नहीं गया था लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया था फिलहाल, तो उस वक्त पूछताछ में उसकी जो है वो उसका मर्डर हो जाता है। ऐसे हालात पैदा हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। और दिन दिहाड़े लूटमार की घटनाएं, दिन दिहाड़े इस प्रकार की घटनाएं, जो खासतौर से अभी एक पुलिस कांस्टेबल का एक मामला आया है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अधिकारियों का दबाव इस कदर का था कि जो एक बहुत साधारण मामला था उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में 307 में कन्वर्ट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव था, और जो करना संभव नहीं था कानूनी तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी, और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, पुलिस कर्मचारी होने के नाते भी ये उचित नहीं था। इसलिए मैंने
इसके लिए मना किया, लेकिन लगातार दबाव डाला गया। और अब हैरानी की बात है कि वो कर्मचारी, वो कांस्टेबल जो है, पिछले दिनों से गायब है। उनकी पत्नी गुहार कर रही है, मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह कर रही है कि मेरे पति को सुरक्षित मेरे पास भेजिए, परिवार के पास भेजिए, लेकिन मुख्यमंत्री उस पर जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझ पा रहे। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की बनी हुई है, और मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी हम देख रहे थे, वहां कांगड़ा में मर्डर हो जाता है, एक लेडी की घर जाते हुए रास्ते में हत्या हो जाती है, उसका गला काट दिया जाता है पालमपुर के करीब। और इसके अलावा एक लड़की को वहां पर बस स्टैंड के पास, वहां पर पालमपुर में, उस पर दराट से हमला होता है, और हमलावर जो है वहां पर उसको लहूलुहान कर देता है। लेकिन उस सारे मामलों, वो जिंदगी और मौत के बीच में अभी तक भी जूझ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीजों को लेकर के सरकार को कोई बहुत गंभीरता उसमें दिखी नहीं। तो इसलिए कानून व्यवस्था की बात अगर मैं कहूँ तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो है वो बिखरी हुई है, और सारी चीजें इस प्रकार की बनी हुई हिमाचल प्रदेश में। सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए और कुर्सी को बचाने के लिए लगी। ठीक लोकसभा के चुनाव से एक दिन पहले त्यागपत्र स्वीकार किए गए, और अब उपचुनाव हो रहे हैं, और उस उपचुनाव की परिस्थिति हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों विधानसभा क्षेत्र से जो निर्दलीय विधायक रहे, जिन्होंने राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, उनको कैंडिडेट घोषित किया है, और हम चुनाव में जा रहे हैं और तीनों सीटों पर विजय हासिल करेंगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे लगता है कि हमको आगे बढ़ना है, और प्रदेश सारी चीज को बारीकी से देखे। अगर हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति इस प्रकार की है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में अभी पानी का संकट पैदा होता है, तो अपना पक्ष रखना चाहिए, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट किसी एग्रीमेंट में एंटर करती है तो एग्रीमेंट के मुताबिक हमको काम करना पड़ता है। देखिए, मैं देख रहा था पिछले कल जगत सिंह नेगी जी बोल रहे थे, बहुत ज्यादा बोल रहे थे। हमने तो जजमेंट का जिक्र, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट का जिक्र नहीं किया। हमने तो जिक्र एक बात का किया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सीपीएस के मामले में पहले आई है, हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी आई है। अगर उस पर हम गौर करें तो निश्चित रूप से ये सीपीएस जो 6 नियुक्त किए हैं, ये गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से किए गए, और ऐसी सूरत में इनका जाना तय है। हम उस आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन कभी भी हमने इस बात को लेकर नहीं कहा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पर अगर हम उसका जिक्र करें तो जाना तय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी, क्योंकि इस सारे मामले को लेकर के बहुत लंबा अरसा हो गया है, अब क्योंकि जो जजमेंट रिजर्व है, हियरिंग दोनों तरफ से हो चुकी है सारी तथ्यों की, तो जजमेंट की उम्मीद कर रहे हैं हम। बहुत जल्दी जजमेंट जब आएगी तभी उस पर बात करेंगे। सर, जो दिल्ली का पिछले लगभग 6 महीने से ज्यादा समय से जो एक राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल खड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, सरकार की वजह से, सरकार के काम करने के तौर तरीके की वजह से, उसके परिणाम स्वरूप 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हो गए। और जो 3 विधायकों ने, जिन्होंने सरकार से नाराज होकर के, और नाराजगी की बात यह कि जिस प्रकार से उनके क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया, उनकी बातों को सुना नहीं गया, माना नहीं गया, और उसके साथ साथ में जब राज्यसभा के सीट के चुनाव के लिए उन्होंने स्वतंत्र होकर के वोट डालने के लिए कदम उठाया, जिस पर सरकार ने बहुत बड़ा ऐतराज किया, मुख्यमंत्री ने और उनके सब मंत्रियों ने, और उनके परिवार के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है वो कई तरह के जो मामले दर्ज करने की दिशा में कदम बढ़ाए। और ऐसे में बहुत सारी चीजें इस प्रकार से हो गई। निर्दलीय विधायकों ने बहुत विचार करने के बाद एक फैसला लिया
कि अगर ये प्रताड़ना का दौर इसी प्रकार से चलता रहेगा, सरकार को समर्थन देने के लिए हम पर दबाव बनाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो हम नहीं झेल पाएंगे। हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते स्वतंत्र होकर के अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दबाव में ये संभव नहीं हो पाया है। और इस सूरत में उन्होंने कहा कि हम विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देते हैं, जिस त्यागपत्र को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर दबाव डाल करके 3 महीने से भी ज्यादा का समय लगाया। अगर यही त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने समय पर स्वीकार कर लिए होते तो ये उपचुनाव की अलग से नौबत नहीं आती। ये उपचुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होते और हिमाचल प्रदेश के करोड़ों रुपए के हिमाचल प्रदेश और चुनाव आयोग के माध्यम से जो खर्च होना है, करोड़ों रुपए की उसमें बचत होती है। मैं पहले भी इस बात को बड़ा स्पष्ट कर चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज रही नहीं, और ये स्थिति इसलिए बनी है कि मुख्यमंत्री और अधिकारी सिर्फ सरकार बचाने में लगे। मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे हैं और सरकार के अधिकारी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सरकार को किस प्रकार से जो है हिफाजत उसको दे सके, यानी कि उसको सुरक्षित कैसे कर सके। मर्डर हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हाल ही में सुंदरनगर में मुझे मालूम पड़ा कि कस्टोडियन डेथ हुई है, बता रहे हैं, एक व्यक्ति की। लेकिन जो भी आरोपी अगर जेल के अंदर है तो उसकी मृत्यु उसके अंदर वो आत्महत्या कर ले वहां पर, तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह होता है कानून व्यवस्था पर। और ठीक मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि ये परिस्थिति ठीक उसी तरह की बन गई थी जिस प्रकार से गुड़िया कांड जैसी घटना हुई थी, और कस्टडी में ही एक जो है मुजरिम, जिसको माना गया था, मुजरिम माना नहीं गया था लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया था फिलहाल, तो उस वक्त पूछताछ में उसकी जो है वो उसका मर्डर हो जाता है। ऐसे हालात पैदा हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। और दिन दिहाड़े लूटमार की घटनाएं, दिन दिहाड़े इस प्रकार की घटनाएं, जो खासतौर से अभी एक पुलिस कांस्टेबल का एक मामला आया है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अधिकारियों का दबाव इस कदर का था कि जो एक बहुत साधारण मामला था उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में 307 में कन्वर्ट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव था, और जो करना संभव नहीं था कानूनी तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी, और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, पुलिस कर्मचारी होने के नाते भी ये उचित नहीं था। इसलिए मैंने इसके लिए मना किया, लेकिन लगातार दबाव डाला गया। और अब हैरानी की बात है कि वो कर्मचारी, वो कांस्टेबल जो है पिछले दिनों से गायब है। उनकी पत्नी गुहार कर रही है, मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह कर रही है कि मेरे पति को सुरक्षित मेरे पास भेजिए, परिवार के पास भेजिए, लेकिन मुख्यमंत्री उस पर जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझ पा रहे। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की बनी हुई है, और मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी हम देख रहे थे वहां कांगड़ा में मर्डर हो जाता है, एक लेडी की घर जाते हुए रास्ते में हत्या हो जाती है, उसका गला काट दिया जाता है पालमपुर के करीब। और इसके अलावा एक लड़की को वहां पर बस स्टैंड के पास, वहां पर पालमपुर में, उस पर दराड़ से हमला होता है, और हमलावर जो है वहां पर उसको लहूलुहान कर देता है। लेकिन उस सारे मामलों, जिंदगी और मौत के बीच में अभी तक भी जूझ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीजों को लेकर के सरकार को कोई बहुत गंभीरता उसमें दिखी नहीं। तो इसलिए कानून व्यवस्था की बात अगर मैं कहूँ तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो है वो बिखरी हुई है, और सारी चीजें इस प्रकार की बनी हुई हिमाचल प्रदेश में। सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए और कुर्सी को बचाने के लिए लगी। ठीक लोकसभा के चुनाव से एक दिन पहले त्यागपत्र स्वीकार किए गए, और अब उपचुनाव हो रहे हैं, और उस उपचुनाव की परिस्थिति हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों विधानसभा क्षेत्र से जो निर्दलीय विधायक रहे
जिन्होंने राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, उनको कैंडिडेट घोषित किया है और हम चुनाव में जा रहे हैं और तीनों सीटों पर विजय हासिल करेंगे, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। सर एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे लगता है कि हमको आगे बढ़ना है और प्रदेश सारी चीज को बारीकी से देखे। अगर हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति इस प्रकार की है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में अभी पानी का संकट पैदा होता है, तो अपना पक्ष रखना चाहिए, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट किसी एग्रीमेंट में एंटर करती है तो एग्रीमेंट के मुताबिक हमको काम करना पड़ता है। देखिए, मैं देख रहा था पिछले कल जगत सिंह नेगी जी बोल रहे थे, बहुत ज्यादा बोल रहे थे। हमने तो जजमेंट का जिक्र, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट का जिक्र नहीं किया। हमने तो जिक्र एक बात का किया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सीपीएस के मामले में पहले आई है, हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी आई है। अगर उस पर हम गौर करें तो निश्चित रूप से ये सीपीएस जो 6 नियुक्त किए हैं, ये गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से किए गए और ऐसी सूरत में इनका जाना तय है। हम उस आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन कभी भी हमने इस बात को लेकर नहीं कहा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट पर अगर हम उसका जिक्र करें तो जाना तय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी, क्योंकि इस सारे मामले को लेकर के बहुत लंबा अरसा हो गया है, अब क्योंकि जो जजमेंट रिजर्व है, हियरिंग दोनों तरफ से हो चुकी है सारी तथ्यों की, तो जजमेंट की उम्मीद कर रहे हैं हम। बहुत जल्दी जजमेंट जब आएगी तो तभी उस पर बात करेंगे। सर जो दिल्ली का पिछले लगभग 6 महीने से ज्यादा समय से जो एक राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल खड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, सरकार की